Good morning, everyone. Next, the topic is expression for force on moving charge in a magnetic field. कल हमने स्टार्ट यही किया था, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है वो. एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, फोर्स का हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं जब एक चार्ज जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो कल हमने बताया था कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई करते हैं तो उस चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है. फोर्स जो होता है उस केस में वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया, और कंपोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो उनको कंबाइन करते हैं तो उस केस में फोर्स इज इक्वल टू हमारा ये रिलेशन आया था. इस फोर्स के डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है, उस राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, यदि V और B आपके प्लेन में लाई कर रहे थे और चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में फोर्स उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी. नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में डायरेक्शन जो है फोर्स की नीचे की तरफ होगी और हमेशा उस चार्ज के परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स. ठीक है, अब हम उसके आगे इसको हम कर रहे हैं, पूरा हुआ नहीं था वो. नेक्स्ट इसमें इसका पार्ट है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन हमने कल भी बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं भी बताऊंगा, वो आपको इसमें करनी है. इसको करने के लिए आप यू नो दैट F इज इक्वल टू, आप जानते हो ये होता है BQV sin थीटा होता है ना. इसके अंदर हम कह रहे हैं यदि चार्ज यूनिटी हो, V1 हो और थीटा जो है वो 90 के इक्वल यदि है, थीटा हो 90, फोर्स जो है वो आपका किसके बराबर आएगा, B के बराबर आएगा, क्योंकि आपका Q1 हो गया, V1 हो गया, थीटा 1 हो गया, sin 90 हो गया 1. तो उसके से B इज इक्वल टू हम कह सकते हैं किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया. डेफिनेशन इसकी यही होगी, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड व्हेन यूनिट चार्ज is moving at right angle with unit velocity. ठीक है, तो सीधी सी बात यही है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है फोर्स के बराबर कब हुआ, जब एक यूनिट चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट एंगल के ऊपर मूव करे. ठीक है, राइट एंगल मूव करे, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी, यूनिट वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए. ठीक है, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लिख देता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is defined as the force experienced, B F के बराबर है, is defined as the force experienced. कब हुआ इसके बराबर ही, कब हुआ, by unit charge, by unit मतलब 1, by unit charge moving with unit velocity. वेलोसिटी यूनिटी होनी चाहिए, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर साइन लगा दिया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये डेफिनेशन है इसकी.
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है फोर्स इक्वली होता है जब एक यूनिट चार्ज मूव कर रहा हो यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड की मूव कर रहा हो। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की। अब इसके स्पेशल केस करते हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस इसके एग्जाम में आप आ सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा अभी। पहला केस में कह रहा है यदि इफ थीटा जो है आपका 0 हो और 180 डिग्री हो तो फोर्स जो होगा उस केस में क्या होगा बता सकते हो। F इज इक्वल टू दैट में रिलेशन F इज इक्वल बी क्यू वी साइन थीटा साइन 0 और साइन 0 कितना होता है 0, तो फोर्स क्या आएगा आपका 0 आएगा। मतलब ये हुआ यदि आवाज नहीं आ रही, यदि थीटा 0 कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। चार्ज पार्टिकल जो है क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही है, तो फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा व्हाट इज द फोर्स व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या अपोजिट यदि मूव कर रहा है तो फोर्स उस केस में क्या होगा आपका 0। सेकंड केस के अंदर इसमें हम यूज करते हैं इफ v इक्वल टू 0, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी 0, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट के अंदर है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आएगा F इज इक्वल बी क्यू वी 0, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा 0। तो यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट के अंदर है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस पोजीशन में है, यदि रेस्ट में है तो उस केस में फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा। एग्जाम ये आएगा व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल बी फोर्स, फोर्स क्या होगा आपका 0 होगा। थर्ड, इफ थीटा जो है यदि आपका 90 डिग्री हो, थीटा बोलो ना 90 डिग्री हो, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इट मींस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगा उस केस में, फोर्स आपका आएगा बी क्यू वी साइन 90 और साइन 90 होता है 1, तो फोर्स आपका क्या आएगा यहाँ से F इज इक्वल टू आपका आएगा बी क्यू वी और साइन 91, तो उस केस में आपका मैक्सिमम फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या आएगा बी क्यू वी आएगा, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स कहता है, मिनिमम फोर्स कब होगा, या मिनिमम फोर्स है, मिनिमम फोर्स आपका होगा कब, तो चार्ज पार्टिकल अलोंग और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। और जो मैक्सिमम फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन जो है हम डिटरमाइन करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैं लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी determined by Fleming left hand rule, Fleming लेफ्ट हैंड रूल से
उसकी डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं। ये कैसे बताओगे? तो ये होता क्या है पता होना चाहिए आपको, नीचे लिख रहा हूं मैं। वैसे 9th क्लास के अंदर आया था, सिंपली मैं बता रहा हूं मैं। लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ये सिंपल है। ऐसे होता है ये, लेफ्ट हैंड है ना ये। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, और ये हो गया आपका थंब। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तीनों जो है म्यूचुअली, ये आपकी फर्स्ट फिंगर होगी, डायग्राम से ही बता देता हूं। ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये होगी सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, और ये होगा थंब। ये एंगल 90 का, और इन दोनों में ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 का होगा। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, ये इन दोनों के साथ, और ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। then the first finger indicate the direction of magnetic field। ये किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को बताता है। और थंब किसको बताएगा? थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, then the first finger, central finger and thumb are mutually perpendicular directions. First finger indicate the direction of magnetic field, central finger indicate the direction of current and thumb indicate the direction of the force। ठीक है। तो यदि आप यही कहोगे, इस प्रकार से आप इसको यूज करोगे, इधर जो डायरेक्शन तो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट को, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसके। ठीक है। इसके बाद में आगे इसी का ही पार्ट अभी चल रहा है। अब हम ये कह रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है आपका, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे यूनिट होती है टेस्ला, TESLA। इसको T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से, वेबर पर मीटर स्क्वायर से लिख सकते हैं इसको। ऐसा यूनिट इसकी है, इसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। आप इसको डिफाइन कर सकते हो कैसे? भैया आपको 1 वेबर डिफाइन करना है। यदि आपको 1 वेबर डिफाइन करना है, तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर होती है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट वेबर होती है। तो आप जानते हो F इज इक्वल टू आपका होता है BQV sin थीटा। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्स ही होता है। तो B जो है, B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसकी यूनिट आपकी टेस्ला होती थी। इसलिए निकालो पहले यहाँ से B इक्वल टू, यहाँ से आपका आएगा F बाई QV sin थीटा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और थीटा जो है वो क्या होना चाहिए आपका 90। ये कंडीशंस है। यदि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है आपका 1 टेस्ला होगा, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के जो मूव करेगा तो एंगल, वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? राइट एंगल मूव कर रहा हो।
वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी 1 मीटर पर सेकेंड, और वहां जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए 1 न्यूटन के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is said to be 1 Tesla if 1 coulomb of charge is moving with velocity 1 meter per second, experience a force of 1 Newton। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है 1 टेस्ला होगा यदि 1 कोलम चार्ज आपका मूव कर रहा हो, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसकी 1 मीटर पर सेकंड से, फोर्स होना चाहिए 1 न्यूटन। तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is said to be 1 Tesla if 1 coulomb charge पहले इसका यूज कर लो, 1 coulomb charge moving at right angle, 1 coulomb charge moving at right angle to a magnetic field with velocity 1 meter per second, experience a force of 1 न्यूटन। यो इनका मेन बात ये है, इनका यूज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लगा होगा तो चार्ज 1 कूलम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो चार्ज मूव कर रहा हो वो राइट एंगल पे होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए उसकी 1 मीटर पर सेकेंड, फोर्स कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 न्यूटन। ये लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला होगी यदि एक कूलम चार्ज जो है मूव कर रहा हो राइट एंगल के मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी जो है वो होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 न्यूटन। अब इसके अंदर आपका आता है डायमेंशन। तो यदि आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायमेंशन यदि आपको निकालना है, रिलेशन आप जानते हो फोर्स के लिए F इक्वल टू आपका जानते हैं, F इक्वल टू होता है बी क्यू साइन थीटा। तो साइन थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं, सीधा इसको लिखते मत लिखो, बी निकालो, बी का डायमेंशन निकालो, तो बी निकालो यहाँ से, तो बी यहाँ से क्या आएगा F बाई क्यू बी। अब लिखो डायमेंशन इसका, डायमेंशन के ब्रैकेट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, चार्ज का 80, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1 मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका होगा lt-1। ठीक है, तो ये से कट जाएगा आपका l से l, तो एक तो या t से t कट जाएगा, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा m1। ठीक है, इसके बाद में l नहीं है, 0 कर दो, t-2 a-1। डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आपका आएगा m1 l0 t-2 a-1। ठीक है, फोर्स का लिख दिया m1 l1 t-2, चार्ज का 80, वेलोसिटी का lt-1। ठीक है, तो ये अब इसका कंप्लीट टॉपिक जो है
अब ये आपका हो गया, ये फोर्स का एक्सप्रेशन के अंदर हमने बताया स्पेशल केसेस, फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है वो हमने बताया। उसके बाद स्पेशल केसेस के अंदर जो फोर्स आपका मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा फ्लेमिंग का, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला उसको डिफाइन किया, फिर उसका डायमेंशन हमने कैलकुलेट किया इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक जो हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसकी बायोट-सैवर्ट्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम आई हुई है, कई बार आती बात ये, हाँ हमेशा आती है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स जो है ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ दिया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए, इन्होंने एक लॉ दिया था, ठीक है। ये लॉ काम आता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वो भी कंडक्टर है मान लो, और वो कंडक्टर हम जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से मिलकर आपका बनता है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर जो होगा वो आपका लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज ए बेसिक लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज ए बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism, basic law of electricity and magnetism. This law is used to calculate the magnetic magnetic field due to small current elements. ठीक है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये लॉ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए सपोज दैट इस एक्सप्रेशन में ड्राइव कर रहा हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा ना इसका एक्सप्रेशन फॉर बायोट-सैवर्ट्स लॉ वो मैं कर रहा हूँ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इसके अंदर हमने कोई कंडक्टर लिया हुआ है, सपोज दैट कंसीडर ए कंडक्टर XY कैरिंग करंट I। इस कंडक्टर के अंदर करंट आपका I फ्लो कर रहा है, लाई इन ए प्लेन ऑफ पेपर। और इसके ऊपर हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया। करंट एलिमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ I इंटू DL होता है। ये एक भी जो है हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, करंट एलिमेंट आप इसको कह सकते हो। इसकी लेंथ जो है वो DL है, DL वेक्टर। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसी के अलॉन्ग होती है। और एक पॉइंट हमने ले लिया, ये कोई पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर ये R लिया हुआ है, और एंगल जो है DL और R में एंगल जो होता है ना ये होता है थीटा। ये क्या होता है आपका थीटा होता है। कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट AB ऑफ लेंथ DL, ठीक है, कैरिंग करंट I।
देन या सीधा कैसे कंसीडर कंडक्टर एक्स वाई एंड आई विद द करंट फ्लोइंग एंड इमेजिन स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल। तो इस पॉइंट के ऊपर इस करंट एलिमेंट ए बी जो करंट एलिमेंट जो है इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं लिख नहीं रहा इसके अंदर, हमने भी एक 2 लाइन के लिए मैं लिख देता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल। लेंथ क्या है उसकी? डी एल ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई, कंडक्टर एक्स वाई है, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है आपका। अब मैं सीधा लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law, the magnetic field at point P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। एंड डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर्स, एंड डिपेंड्स, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो आपको डिपेंड करेगा। स्मॉल एलिमेंट है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। डीबी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये डिपेंड करेगा आई के ऊपर, करंट फ्लो कितना कर रहा है कंडक्टर के अंदर, स्मॉल करंट एलिमेंट की लेंथ जो है उसके ऊपर, ठीक है। एक ये डिपेंड करेगा साइन थीटा के ऊपर, आई और डीएल में एंगल जो है वो थीटा होगा, साइन थीटा हम लेके चलेंगे। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिट प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डेवलप होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डिब्बी इस पॉइंट के ऊपर है इस करंट एलिमेंट के कारण, तो इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ से आपको बस बात क्लियर हो रही, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इस करंट एलिमेंट से उतने मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये सिंपल बात आप जानते हो। बाकी ये तीनों इसकी क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। कंपेयर कर दो इनको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या आएगा? dB is equal to I dl sin theta by r square। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका इस पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सोल्व करता हूं। अब जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको आप हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो dB जो है वो आपका आएगा कि आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। वेयर K जो है
प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। तो ये एक लाइन लिख देता हूं, when there is free space, there is a free space between current element, फ्री स्पेस आपका है करंट एलिमेंट के अंदर और इस पॉइंट के अंदर, एंड पॉइंट पी। तो ऐसा सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है म्यू नॉट बाई 4 म्यू नॉट, ठीक है। और सीरियस सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1। हियर म्यू नॉट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू भी होती है, म्यू नॉट जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। भाई इसको इधर ले, ये वैल्यू इसकी होती है, क्योंकि कांस्टेंट ये होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है 10⁻⁷ के बराबर। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है ना, इसकी वैल्यू भी आपकी होती है किसके बराबर, 10⁻⁷ होता है ये। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या बताई मैंने, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ये वैल्यू सब आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी, ये वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इसमें आप पुट करते हो, मान लो ऐसा सिस्टम के अंदर भी कांस्टेंट की वैल्यू ये बताई मैंने, और सीरीज सिस्टम 1 होता है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो इधर मैं कर रहा हूँ, इसको मिटा के मैंने यही बताया, जो कांस्टेंट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट स्पेस की वैल्यू डिपेंड करती है। यदि व्हेन देयर इज फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम यदि है आपका है, किसके बीच करंट एलिमेंट और पॉइंट, जो पॉइंट आप जिस पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू सिंपल कर दो ऐसा सिस्टम के लिए। ऐसा सिस्टम के अंदर there is a free space between current element and free space, then magnetic field जो होगा वो क्या आएगा, वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। और सीरीज सिस्टम में आपको 1 हो ही जाएगा, इसको से आप कांस्टेंट क्या कर दोगे, 1 कर दोगे सीरीज सिस्टम में। अब इसको यदि आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट हो गया आपका। इसको मैंने लिख दिया आई, और अंदर कर दिया इसको मैंने dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और बाई आपका r क्यूब आएगा नीचे, ठीक है। ये एक वेक्टर फॉर्म होगी इसकी बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। तो ऊपर मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सोल्व करोगे एक क्वेश्चन आएगी, देख लो जी, सोल्व करोगे ना, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, dl r sin थीटा, ए बी sin थीटा होता है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, sin थीटा आएगा ही, नीचे r क्यूब है ही, एक r से हट जाएगा, यही है वैल्यू आगे देख लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो ये होगा। एंगल जो थीटा जो होता है वो हमेशा ध्यान रखोगे, करंट एलिमेंट डायग्राम में दिखाया था, करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl और r के अंदर होता है। अब बात आती है जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है
करंट एलिमेंट के कारण उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करोगे? डायरेक्शन ऑफ dB, the direction of dB is given by right hand screw rule and perpendicular to the plane DL cross R. तो क्या लिखा है? पीछे बताया था मैं, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? पीछे बताया था ना, V और B के अंदर, इफ V और B यदि प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो फोर्स उस प्लेन के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। वही बात यहाँ पे है, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये राइट हैंड रूल क्या होगा यहाँ पर? यदि आपका DL और R एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उस प्लेन के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैंने ये लिखा है इसका शॉर्ट में, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DB इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो उस प्लेन के क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ये मैंने इसमें भी बताया आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ भी कंप्लीट हो गया। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ था, फिर कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू ये होती है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डेवलप होता है करंट एलिमेंट के कारण, वो उसकी डायरेक्शन जो है हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बाकी इसके एप्लीकेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम कल करते हैं। थैंक्स।